स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्रेसिव यूथ में। आज हम बैठे हैं कांग्रेस के एक ऐसे युवा नेता के साथ जिनसे कि हम जानेंगे कि किस प्रकार की उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो सरकार से हैं और क्या चीज़ें हैं जो वो आगे देखना चाहते हैं। जब उनकी सरकार आए या उनके पार्टी की सरकार आती है तो क्या चीज़ें वो बदलाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपने सदन के संबोधन में कई तरह के मुद्दों पर बातचीत की, वो चाहे नीट स्कैम हो या देश में चाहे जो हिंदुत्व की बात हो रही है या मोदी सरकार के ऊपर जो उन्होंने तंज कसे, उस बारे में हम इनसे जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जो राहुल गांधी ने जिन मुद्दों पर बातचीत करी है उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। पत्रकार महोदय, आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और समाज का आईना है। इस देश के लोकप्रिय और जनप्रिय नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से निडर और निर्भीक होकर के लोकतंत्र के मंदिर में श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने, उनके आँख के सामने और पूरे भाजपाई और संघियों के सामने हिंदुत्व का और हिंदू होने का पाठ पढ़ाया है, तो यह निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है वो सत्य है। जो बीजेपी और आरएसएस और मोदी भक्त हैं वो झूठ और नफरत बोल रहे हैं और उन्होंने झूठा वादा किया है। जी, जिस तरीके से मोदी सरकार की या फिर जो पूरे भाजपा की तरफ से जो प्रचार हो रहा था एनडीए की तरफ से कि इस बार का नारा 400 पार और फिर 240 पर कहीं ना कहीं वो सिमट गए, तो आप क्या समझते हैं कि क्या कारण रहे होंगे। देखिए पत्रकार महोदय, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले 10 वर्षों में जो जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि को लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा और राज्यसभा से एक सांसद प्रतिनिधि को वो अपने बलबूते और कठपुतली पुलिस को साथ लेकर के इन्होंने सदन से बाहर कर दिया था और जनता के, युवाओं के, छात्रों के, महिलाओं के, दलित के, ओबीसी के हक और अधिकार को छीनने का काम किया और इनके हक और अधिकार को गुमराह करने का काम किया। जब हमारे कांग्रेस पार्टी के एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता, एक एक लोग, एक एक सांसद, एक एक नेता सड़क से लेकर सदन तक ऐसे पाखंडी, अत्याचारी, बलात्कारी और भ्रष्टाचारियों के से सवाल करते हैं और जवाब मांगते हैं, तो ये लोग कभी राहुल गांधी जी का और कांग्रेस पार्टी के सांसद का माइक को बंद कर देते। जब हमारे कांग्रेस के नेता सड़क पर आंदोलन और धरना प्रदर्शन करते हैं तो ये लोग को एफआईआर दर्ज कर देते हैं और ये लोग को जेल में बंद कर देते हैं। लेकिन मैं भाजपा और उनके कठपुतली नेताओं से कहना चाहता हूं कि मतदान के बाद उंगली में स्याही लगाकर खुश होना ही लोकतंत्र नहीं है, बल्कि अपने हक और अधिकार के लिए सरकार से सवाल करना, उनके आंख में आंख डाल के सवाल पूछना भी लोकतंत्र है। जी, जैसे कि राहुल गांधी ने कई सारे सभाओं में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरीके की बातें की कि मीडिया जो है वो गोदी और मोदी मीडिया हो गई है, तो मीडिया पर भी उन्होंने कहीं ना कहीं तंज कसा और इस तरीके की बातें वो हमेशा बोलते रहे जब चुनाव हो रहा था उस दौरान। तो आप क्या समझते हैं कि मीडिया का कितना बड़ा रोल है या फिर सिर्फ मीडिया को ऐसे तरीके से डिनोट किया जा रहा है या सिर्फ यूज़ किया जा रहा है, क्या आप समझते हैं इस बारे में? देखिए मैडम, पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल और मोदी के सरकार के कार्यकाल को जब हम देख रहे हैं, जब 2014 और 19 के पहले इस देश में चुनावी जनसभा में मोदी और भाजपाई जैसे नेता, ये लोग चुनावी जनसभा में हम जैसे लाखों करोड़ों युवाओं के सामने बयान देते हैं कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम देश में 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। लेकिन इन्होंने नौकरी के जगह सिर्फ लाठियां बरसाई, नौकरी के जगह डंडे बरसाई, नौकरी के जगह गोलियां चलाई, नौकरी के जगह और हक और अधिकार के जगह इन्होंने पानी का बौछार छोड़ा, नौकरी के जगह इन्होंने जेल में बंद कर दिया। और जब हमारे राहुल गांधी जी जब ऐसे लोगों को सदन और सड़क पर लताड़ने लगते हैं तो इस देश की जो गोदी मीडिया, और हम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज भी कर रहे हैं और अन्य चैनलों पर भी हमने पहले भी कह दिया है कि 2014 से पहले इस देश की जो मीडिया हुआ करती थी वो मीडिया MEDIA मीडिया हुआ करती थी। 2014 के बाद जो इस देश की मीडिया हो गई है वो मीडिया
MODIA मोडिया हो गई है। 2014 से पहले इस देश का पत्रकार जो भारतीय पत्रकार हुआ करता था, वो पत्रकार 2014 के बाद भाजपा प्रवक्ता बन गई है। इसीलिए ये लोग को कोई काम धंधा मिलता नहीं है। दिन भर हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, ये लोग दिन भर मोदी मोदी ये लोग कर रहे हैं। देखिए, हम जो लोग मोदी मोदी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम सबक सिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि गहने चुराए नादानी में, बीवी छोड़ी जवानी में, देश बेच रहा है बुढ़ापे में और अनभक्त खुशी मना रहे हैं गुलामी में। मोदी चाहिए। अरे कौन है मोदी? अरे वही मोदी जिन्होंने 10 वर्षों में हम जैसे लाखों करोड़ों युवाओं को लूटने का काम किया, जिन्होंने मणिपुर जैसे राज्यों में जब इस देश की आधी आबादी सम्मानित महिलाओं के साथ अत्याचार और बलात्कार और ब्रजभूषण के खिलाफ जब नारे लगाए जा रहे थे, इन्होंने ब्रजभूषण को संरक्षण दे करके इस देश की बेटी आधी आबादी के साथ अपमान करने का काम किया। इसीलिए हम लगातार आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मोदी और गोदी मीडिया को भी चेतावनी और कहना चाहता हूं कि आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को समझिए और समाज का सच्चा आईना जो होते हैं उनको निष्पक्ष रूप से उठाइए। जी, जैसे आपने कहा कि गुलामी की सरकार, और साथ ही आपने ये भी कहा कि हिंदू मुस्लिम, तो इसी पर मैं आना चाहूँगी कि जैसे राम मंदिर बनवाया गया, जो कि कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच है कि मोदी जी ने नहीं बनवाया है, ये जनता ने अपने पैसे दिए या फिर जिस भी तरीके से डोनेशंस थे उसमें मोदी सरकार, बट ये ज़रूर है कि उनके कार्यकाल में ये चीज़ हुई। इसके बाद भी फैज़ाबाद यानी अयोध्या में जो है वहाँ पर भाजपा की जीत नहीं हुई है। और फिर आपने अभी कहा कि जो भाजपा है वहाँ पर इस तरीके से हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स या फिर धर्म के नाम पर या जात के नाम पर पॉलिटिक्स कर रही थी, तो आप क्या समझते हैं कि क्या कारण रहा होगा फिर हारने के लिए? देखिए पत्रकार महोदय, पीछे हमने आपकी न्यूज़ चैनल के माध्यम से पहले भी कह दिया कि पिछले 10 वर्षों में इन लोगों ने, वर्तमान सरकार जो आज बैसाखी के बलबूते पे सरकार चला रही है, पहले बीजेपी की सरकार थी, अब एनडीए की सरकार हो गई। यानी एनडीए मतलब बैसाखी, यानी इसका दोनों टांग जो है टूटा हुआ है, यानी ये लोग विकलांग हो गए हैं। धर्म को बांटने की राजनीति करते हैं, देश में नफरत, हिंसा, दंगा, अत्याचार और बलात्कार और भ्रष्टाचार फैलाना चाहते हैं और फैला के इन लोगों ने रखा है। जब ये राम मंदिर का काम पूरा भी नहीं हुआ कि ये लोग चुनावी जनसभा में अपना मुद्दा बना करके और इस देश के युवा और छात्र, किसान, महिला के मुद्दे को भटकाने के लिए, गुमराह करने के लिए ये लोग चुनावी जनसभा में राम मंदिर और मंदिर मस्जिद का ये लोग ढकोसला कर रहे थे, उनके नाम पे राजनीति कर रहे थे। ये लोग मंदिर के नाम पे चंदा कर रहे थे, ये लोग मंदिर के नाम पे राजनीति करके इस देश के हिंदुओं को इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन इस देश के एक एक नागरिक इस बार निष्पक्ष रूप से एक होकर के सत्य के लिए, सच्चाई के लिए, इस देश के लिए, भारत को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को कायम रखने के लिए, इस देश में प्रेम, एकता, भाईचारा और इस देश के गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखने के लिए इस बार कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट दे करके और अयोध्या जैसे सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को जिता करके पूरे वहां के हिंदू और वहां के मुसलमान, ओबीसी, अल्पसंख्यक, दलित लोगों ने इस सरकार और पाखंडी को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया कि आप लोग सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म की राजनीति करना बिल्कुल गलत है। आप लोग अगर राजनीति करना है तो इस देश के मुद्दा को और इस देश में विकास को लेकर के मुद्दा कीजिए, छात्रों को लेकर, युवाओं को लेकर के, नौकरी को लेकर के विकास राजनीति कीजिए। लेकिन इनका सब के सब ये लोग झूठ की जो राजनीति करते हैं सब असफल हो गए और ये लोगों को तमाचा लग गया अयोध्या जैसे, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में। जी, इसके साथ ही अभी जैसे आपने कहा कि धर्म की राजनीति, में इसके साथ ही आपसे अब इसी से एसोसिएटेड एक सवाल पूछना चाहूँगी कि अभी इंडी अलायंस एक साथ है और कहीं ना कहीं ये चीज़ आ रही थी कि अगर बहुमत होती है इंडिया अलायंस में तो फिर उधर से सरकार बनेगी जिसके प्रधानमंत्री शायद राहुल गांधी हो सकते थे। और इसी पक्ष में मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि अखिलेश यादव का या यूपी में या फिर जो हमारे देश में कहीं ना कहीं ये नारा भी चल रहा था कि एम वॉय सपोर्ट
सपोर्ट है तो फिर जो सरकार है वो कांग्रेस जो है मुस्लिम और यादव के समर्थक हैं, MY के वोटर्स के आधार पर उनको वोट मिल सकता है और वो सरकार बनाते हैं। जब वो सत्ता में थे तभी वो भी धर्म पर राजनीति कर रहे थे और आज फिर भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है, ये आपका कहना है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी ने स्पष्ट कह दिया। देखिए, वो जब बिहार के ये सासाराम लोकसभा सीट पर उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए चुनावी जनसभा कर रहे थे, उन्होंने बिहार के लोगों को स्पष्ट रूप से कहा कि राम मंदिर हमने बनवाया है, हिंदुओं का रक्षक हम है, हिंदुओं का सम्मान हम करते हैं। वही राम मंदिर का जब अयोध्या में उद्घाटन हो रहा था तो इस देश के प्रथम नागरिक, इस देश के प्रथम व्यक्ति, इस देश के सम्मानित राष्ट्रपति जी को निमंत्रण पत्र क्यों नहीं दिया गया? इस देश में किसानों को वहाँ पर क्यों नहीं बुलाया गया? जब वहाँ के कुछ सम्मानित जो हिंदू के रक्षक हो, जो बाबा हैं, देवताएं हैं, ऐसे लोगों को क्यों नहीं रखा गया? ये लोग बिना काम किए हुए अधूरे काम को जबरदस्ती पूरा करके उद्घाटन कर दिया और ये लोग राम मंदिर के नाम पे राजनीति तो कर क्या आप कर समझते दी। हैं? ये लोग आज देखिए राम मंदिर का भी वो जो दीवार है वो ढह ढह के गिर रहा है। ये इन्होंने सबसे ज्यादा वहां पर घोटाला करने का काम किया। तो आप समझते हैं चुनाव की वजह से ये है? दैनिक भास्कर का आप अखबार उल्टा के देखिए, जी। आप हिंदुस्तान का अखबार उल्टा के देखिए, आप दैनिक जागरण का अखबार देखिए। जी। दिल्ली, इस देश का दिल्ली जो है, वहाँ के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे जिन्होंने पिछले 6 महीने वर्ष पहले यहाँ के उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और प्रधानमंत्री और प्रचार मंत्री मोदी जी उद्घाटन करके गए थे और शिलान्यास किए थे, आज वो टपक रहे हैं। आज हमारे बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं, लगातार हत्याएं हो रही है, लगातार अत्याचार हो रहा है, लगातार बलात्कारें हो रही है। आखिर मोदी जी कब इस पे अपना चुप्पी तोड़ेंगे? वो कहते थे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। भाई, बेटी किससे बचाओ? वो भाजपा से बचाओ, वो भाजपा के मंत्रियों से बचाओ, वो भाजपा के कठपुतली नेताओं से बचाओ। लेकिन ये लोग खुद आज बीजेपी के लोग कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण और चिन्मानंद महाराज जैसे लोग बलात्कारी पकड़ाए जाते हैं, क्योंकि बीजेपी का मतलब ही बी से बलात्कारी, जैसे जानलेवा, पी से पार्टी है। इसीलिए ये एक लोग सेकंड, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूंगी। आपने जो कहा कि राम मंदिर, तो आप क्या ये समझते हैं कि चुनाव अपने पक्ष में करने के लिए, हिंदू वोटर्स अपने पक्ष में करने के लिए उद्घाटन किया गया था राम मंदिर वो का? हम तो कह ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश जैसे अयोध्या के सम्मानित लोगों ने लोकतंत्र के माध्यम से इनको मुंहतोड़ जवाब दे दिया कि आप जो कह रहे थे कि हम भगवान राम को लाए हैं, वहां के लोगों ने आपको मुंहतोड़ जवाब दे दिया कि आप भगवान को नहीं लाए हैं, बल्कि आप भगवान के नाम से बराबर आते रहे हैं। आज भगवान भी इन लोगों का साथ नहीं दिया। कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जय श्री राम, आज जब हार गए हैं तो जय जगन्नाथ। ये लोग भगवान का, धर्म का रक्षा नहीं बल्कि भगवान के नाम पे चंदा करते हैं। इन्होंने यह साबित कर दिया है। चौड़ीकरण भी साथ में एक बड़ा मुद्दा रही जबकि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था। आप क्या समझते हैं कि चौड़ीकरण के वजह से ये जो चुनाव है कहीं ना कहीं इनके हाथ से निकल गई है? क्योंकि उसमें कई घर ऐसे टूटे और वीडियो सामने आ रही थी कि जब लोग बहुत ही परेशान थे, तकलीफ में थे और कह रहे थे कि हमें ऐसा भगवान या हमें ऐसा मंदिर नहीं चाहिए। इसके साथ ही दूसरा पहलू ये भी है कि वहाँ पे अब नए रोजगार के ऑप्शंस आएंगे उनके पास, या जो पर्यटक गण है वहाँ पे आएंगे तो उनका जो बिजनेस है उसमें भी उनको बेनिफिट हुआ। फिर भी लोगों ने वोट नहीं किया मोदी जी को, या फिर वहां पे से अयोध्या से जो है वो भाजपा की सरकार नहीं आ पाई, भाजपा के सांसद नहीं बन पाए। तो आप क्या समझते हैं? इन्होंने जो वहाँ पे रोजगार की बात कही थी, इन्होंने पिछले चुनाव में कहा था कि सबके खाते में 15 लाख रुपया आ जाएंगे। क्या 15 लाख रुपया सबके खाते में आए? इन्होंने कहा प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगा। क्या नौकरी मिली? इन्होंने कहा था कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। क्या आज बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला? इन्होंने कहा कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम कोसी सीमांचल को विशेष पैकेज देंगे। क्या सीमांचल और कोसी को विशेष पैकेज मिला? आज भी सीमांचल क्षेत्रों में लगातार
बाढ़ के कारण वहाँ के लोग डूब रहे हैं, कितनों का घर उजड़ रहा है। ये लोग जवाब कब देंगे? और इन्होंने कहा था कि राम मंदिर से वहाँ पर रोजगार बढ़ेंगे, वहाँ के लोगों को अवसर मिलेंगे, वहाँ के लोगों को नौकरी का जो प्राप्त होगा। लेकिन वहाँ राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, ये पूरे देशवासियों ने इनका स्वागत किया, क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट का था। हम लोग भी स्वागत किए कि भाई सुप्रीम कोर्ट हम लोग का हमेशा से मानते हुए आ रहे हैं और आगे भी मानेंगे, हम लोग इसके पक्ष में हमेशा से माने हैं। लेकिन इन्होंने जो बात कही थी कि वहाँ पे राम मंदिर बनने से लोगों को रोजगार मिला, रोजगार तो नहीं मिला, लेकिन वहाँ पर जो छोटे छोटे घर थे उन घर को तोड़ा गया। राम मंदिर के आसपास जो छोटे छोटे दुकानदार थे उन दुकानों को उजाड़ा गया। राम मंदिर के आसपास जो छोटे छोटे मध्यम वर्ग के जो वहाँ के मकान थी, फूस का घर था, उस फूस का घर को तोड़ा गया। वहाँ पर जो ठेला खमचा वाले जो लोग अपना बिजनेस घर को किसी तरह चलाते थे, अपने रोजी रोटी किसी तरह कमाते थे, खाते थे, उनको ये लोग हटाया गया और वहाँ से भगाया गया। ये लोग सिर्फ झूठ की राजनीति और नफरत की राजनीति करते हैं। इनका वादा जो भी होता है सब के सब झूठ होता है। जी, अब इसके साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि पिछले 10 वर्षों में कितना विकास कर पाई मोदी सरकार या कितना विकास कर पाई भाजपा की सरकार, और अगर अब कांग्रेस की सरकार आती है तो किन वर्गों में आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होगी राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो? देखिए, अगर ये लोग भाजपा के लोग ये दावा कर रहे हैं कि हमने 10 वर्षों में विकास किया है, हम समझते हैं कि विकास हुआ है। एक तारी पार के बेटे को, गृह मंत्री के बेटे जो अमित शाह का बेटा जैसा है, उनको मूर्ख को बीसीसीआई का सचिव बनाया गया है। क्या भाजपा के नज़र में यही विकास है? एक स्मृति ईरानी का बेटी जो नफरत और झूठ की राजनीति करती है, अमेठी की जनता ने ऐसे लोगों को इस बार ऐसा धक्का दिया है कि ये लोग हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं और ये लोग हमेशा हमेशा के लिए इनको लोगों ने जवाब दे दिया। ये लोग अगर दावा करते हैं कि विकास हुआ है तो वो अपनी बेटी को गोवा जैसे शहर में बियर बार खोल के रख दिया। क्या भाजपा के नज़र में यही विकास है? ये लोग अगर कह रहे हैं कि विकास हुआ है, आज भाजपा के नज़र में ये लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ है, तो आज भाजपा में जो भी लोग हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली नेता और कार्यकर्ता हैं, उनको मंत्रिमंडल में और उनके ही मंत्रिमंडल के विभाग में ऐसे लोगों को आईएएस, आईपीएस और अधिकारी के रूप में बनाया गया है। क्या भाजपा के नज़र में यही विकास है? क्या इस देश का 140 करोड़ जनता वहाँ पे है, भाजपा में है? नहीं है, कतई नहीं है। ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं। तो आपकी अगर सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार आती है, तो क्या किन क्षेत्रों में आप विकास अरे करेंगे? पत्रकार महोदय, आप लोग भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, समाज का आईना है। पिछले 70 सालों के कार्यकाल, कांग्रेस का कार्यकाल आप देखिए ना। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 सालों में एक सुई से लेकर जहाज का तक का निर्माण किया। कांग्रेस पार्टी ने कई सारे अस्पतालें बनाई कि आज भाजपा के लोग अगर बीमार भी पड़ते हैं तो कांग्रेस के बनाए हुए अस्पताल में जाके इलाज करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 सालों में कई सारे यूनिवर्सिटियां बनाई कि आज भाजपा के बच्चे और बच्चियां वहां जाके अपना पढ़ाई पूरा करते हैं। नहीं तो आज भी उनके बच्चे अनभक्त और गूंगे और बहरे होते। भाजपा के लोग ये झूठ बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी ने पूरा देश में पिछले 70 सालों में विकास करने का काम किया, शौचालय बनाई और स्कूल बनाए कि आज भी अगर हम लोग लोकतंत्र का पर्व मनाने के लिए स्कूल जाते हैं तो वो कांग्रेस का दिया हुआ स्कूल में मतदान देने के लिए जाते हैं, ना कि ये भाजपा के बनाए हुए शौचालय में जाना पड़ता है। इसके साथ ही अब हम आएंगे स्मृति ईरानी की जो सीट थी अमेठी, जहां से वो सांसद रहीं और इस बार उन्होंने चुनाव हार दिया। और कहीं ना कहीं वो पहले कांग्रेस की परंपरागत सीट थी, क्योंकि बहुत सालों तक कांग्रेस वहां पर आती रही, कांग्रेस की सरकार आती रही, और उसके बाद इस तरीके से स्मृति ईरानी का आना और फिर उनका जो है वो वहां पर चुनाव हार गई। आप क्या समझते हैं कि क्या उस समय पर मनोस्थिति रही होगी वहां की जनता का की, या फिर अब क्या बदलाव आया कि इन्होंने पिछले चुनाव में इन्होंने जो वादा किया? देखिए, जब इस देश में यूपीए की सरकार थी, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो स्मृति ईरानी जी
सिलेंडर माथे पर लेकर के मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेजा करती थी, महंगाई का ढकोसला करती थी, बेरोजगारी का ये लोग राजनीतिक करती थी और मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेज करके महंगाई का सब्सिडी को लेकर के आवाज उठाती थी। जब पिछले 10 वर्षों में आज जब बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई तो ये स्मृति ईरानी आज जब केंद्र में पिछले 10 वर्ष बाल विकास का मंत्री भी रही और महिला विकास का भी मंत्री रही, क्या मणिपुर जैसे राज्यों में जब इस देश के सम्मानित महिलाओं के साथ अत्याचार और अर्धनग्न घुमाया गया तो क्या इस महिला विकास की मंत्री अपना चुप्पी तोड़ी? क्या इन्होंने सदन में आवाज तक उठाई? क्या इनके हक और अधिकार के लिए, न्याय के लिए सरकार से अपना समर्थन मांगा? क्योंकि सरकार ही ये लोग का सिर्फ नफरत और ढोकसलेबाजी है। और स्मृति ईरानी जी ने वादा की थी कि अगर हम जीत जाएंगे तो अमेठी जैसे उत्तर प्रदेश राज्यों में हम चीनी को 7 रुपया करेंगे, लेकिन चीनी को तो 7 रुपया नहीं कर पाए, लेकिन दाल चावल जैसे अन्य राशन को ये लोग 50 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 90 प्लस ये लोग बराबर बढ़ाते गए। और निर्मला सीतारमण जी बयान देते हैं कि हम प्याज खाते नहीं हैं। भाई किस निममता से ये लोग बात करते हैं कि हम प्याज नहीं खाते हैं? क्या ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती है? क्या ये लोग बेरोजगारी महंगाई के लिए आवाज़ नहीं उठाते? ये लोग निश्चित रूप से निकम्मी और नपुंसक अत्याचारी बेरोजगारी फैला करके रखी है। इसीलिए ये लोग जनता के, युवाओं के, किसानों के मुद्दे को भटकाने के लिए तरह तरह का बयानबाजी करके सत्ता में आए और सत्ता का मलाई खाए। फिर आज लोकतंत्र के माध्यम से वहाँ की अमेठी की जनता ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया और भगाने का काम किया है। और पहले लड़े थे घोड़ों से, अब लड़ेंगे चोरों से। जी बिल्कुल, मैं समझ पा रही हूँ आपकी सभी भावनाओं को। और अब मैं एक सवाल और आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार, क्योंकि पहले भी कुछ ऐसी बातचीत की मैंने युवाओं से, तो उनका भी ये कहना है कि आवश्यक नहीं है कि मोदी जी की सरकार इस बार 5 साल चल पाएगी, 5 साल प्रधानमंत्री रह पाएंगे मोदी। तो आप क्या समझते हैं कि कितने दिनों तक चल सकते हैं एनडीए? हमने आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कह दिया कि 2014 और 19 में भाजपा की सरकार थी, 2024 में सब कुछ बदल दिया गया है। उस समय विपक्ष मजबूत नहीं थे, आज विपक्ष मजबूत है। उस समय बीजेपी की सरकार थी, आज एनडीए की सरकार हो गई। आज ये लोग बैसाखी की को लेकर के सरकार चला रहे हैं, तो ये लोग विकलांग सरकार है। ये लोग कब गिर जाए, कब हट जाए, कब बेरोजगार हो जाए, कब अग्निवीर हो जाए, कहना मुश्किल है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जब आज राहुल गांधी जी इस देश के युवाओं के समर्थन में, इस देश के छात्रों के समर्थन में, इस देश के महिलाओं के समर्थन में, इस देश के अन्नदाता किसानों के समर्थन में जब सदन में आवाज़ उठाने लगते हैं, तो ये लोग संघी लोग आज राहुल गांधी जी को तरह तरह बयानबाजी टिप्पा टिप्पणी करके विपक्ष को साधने लगते हैं। क्या इसके नज़र में विपक्ष को साधना ही एकमात्र राजनीतिक बन गई है? ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। और पूरे देशवासियों को विश्वास है और मालूम है कि यह सरकार 5 साल क्या 5 महीने भी चलने वाली नहीं है, क्योंकि बैसाखी के ऊपर यह सरकार चल रही है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई योजना नहीं है, इनके पास कोई नौकरी का वादा नहीं है, इनके पास कोई किसानों का एमएसपी का मूल्य का कोई दोगुना राशि नहीं है, इनके पास कोई इस देश के सम्मानित आधी आबादी महिलाओं को सम्मानित करने का कोई योजना ही नहीं है। इसीलिए ये लोग तरह तरह का टिप्पा टिप्पणी बयान कर रहे हैं। ये सब बयानबाजी से इनको बचना चाहिए। जी, इसके साथ ही मैं आपसे अब एक आखिरी सवाल जानना चाहूँगी कि नीट को लेकर को आपको पता ही है कि पूरे देश में किस तरीके का माहौल है, और इसको राहुल गांधी ने भी उठाया था सदन में, और उसके बाद अभी तक इस पे कोई जो खबर है वो नहीं आ रही, कोई अपडेट नहीं आ रही है। 8 जुलाई तक फैसला होने की उम्मीद है। आप क्या समझते हैं कि किस पक्ष में नीट को लेकर के फैसला आना चाहिए, या जो भी स्कैम चल रहा है एजुकेशन सिस्टम के साथ? क्योंकि न सिर्फ नीट, इसके अलावा भी कुछ और जो परीक्षाएँ हैं उनमें भी इस तरीके
तरीके के स्कैम्स होते रहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, नीट परीक्षा, यूजी परीक्षा और नेट में जिस तरीके से इस देश के वर्तमान सरकार और इस देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भयानक घोटाला और धांधली किया है, यह इस देश के लिए और इस देश के छात्र और युवाओं के प्रति दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय घटना है। क्या ये लोग भूल गए कि इस नीट परीक्षा में इस देश के कितने छात्र और युवाओं के माता और पिता अपने बच्चे को भविष्य को संवारने और उजागर करने के लिए, अपने बच्चे को नौकरी दिलाने के लिए, पढ़ाई को पूरा करने के लिए कितने पैसे खर्च किए, ये लोग ये भूल गए। सबसे ज़्यादा इस सरकार में सब नीट जैसे अन्य परीक्षा में भी धांधली हुई है। ये राहुल गांधी जी लगातार सदन में भी और सड़क पर भी उठाते रहेंगे जब तक इस देश के युवा और किसान छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा। तो हम लोग बुलंदी तरीके से अपनी बुलंद आवाज़ में ऐसे सरकार का खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। हम तो आईना है अपनी, हम तो आईना है, अपना चेहरा जरूर देखेंगे। जिनको दाग है वो लोग पीछे हट जाए आईना से। ये लोग पीछे भाग रहे हैं, ये लोग सदन के और सवाल से भाग रहे हैं, लेकिन इस देश का छात्र और युवा कहीं भागने वाला नहीं है। और इस जहां छात्र खड़ा वहां सरकार से भी बड़ा इस देश का छात्र और इस देश का युवा ही इस देश का भविष्य होता है। और इस देश का युवा जाग चुका है और इस देश का युवा भी जाग चुका है। ऐसे युवा, ऐसे छात्र इस बार इनको अंग्रेज के दलाल को भगाने का काम करेगी और नीट परीक्षा को फिर से रद्द करके पुनः परीक्षा को हम लोग मांग करेंगे और इनको झुकना पड़ेगा, करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जी, बहुत धन्यवाद आपका। इसके साथ ही मेरा एक और सवाल रहेगा कि लाइव इंटरव्यू के दौरान जब चुनाव प्रचार चल रहे थे उस वक्त पे मोदी जी ने से ये सवाल किया गया कि राहुल गांधी अमीर और गरीबी की बात करते हैं, तो मोदी जी ने कहा था कि कौन राहुल, तो इस तरीके की तंज उन्होंने कसा था। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कौन राहुल? अरे मोदी जी कहीं अपना सरकार के अहंकार में बौखला तो नहीं गई? अरे वही राहुल जिसने आपकी रात की नींद और दिन का चैन छीन लिया, जिसने आपकी सीबीआई ईडी से डरे बिना आपको अल्पमत सरकार में ला दिया। वही राहुल जिसने आपके प्रधानमंत्री बनने पर संशय लगा दिया। वही राहुल जिसने इस देश को जगाकर संविधान और लोकतंत्र को बचा लिया। वही राहुल जिसने इस देश को जगाकर नफरत के जगह मोहब्बत की अनगिनत दुकानें खोल दी। वही राहुल जिसने इस देश में नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल के यात्राएं की। वही राहुल जिसने इस देश को समझा दिया कि असली मुद्दा मंगलसूत्र और मुजरा नहीं है, बल्कि असली मुद्दा इस देश में बेरोजगारी और महंगाई है। वही राहुल जिसने आपको सरकार बनाने के लिए अन्य दलों के आगे मुजरा करने पर मजबूर कर दिया। आज मोदी जी को पता चल गया होगा कि कौन राहुल का हम बात कर रहे थे, कि वही राहुल जिसने आपको आज लोकसभा और लोकतंत्र के मंदिर में सारे आम नंगा करके आपको चड्डी को उतारने का काम करते हैं और आपके पैंट को गीला करते हैं। वही राहुल जिसने आज आपको लोकतंत्र के सामने और तमाम जनप्रतिनिधि के सामने आपको मुंह तोड़ जवाब देते हैं युवा और किसानों के पक्ष में। आप मोदी जी जो बोलेंगे वो सोच समझ के बोलेंगे कि मैं कौन राहुल का बात कर रहा हूँ। वही राहुल जिसने आपको सरकार बनाने के लिए संशय लगाने के बाद आपको 400 पार वाली अहंकार को तोड़ दिया और प्रधानमंत्री जी होने के साथ आज बहुत जल्द वो पूर्व प्रधानमंत्री आपको बनाने पर मजबूर कर देंगे।
जी बहुत धन्यवाद आपका इन सभी विचारों के लिए। तो हमने जाना युवा कांग्रेस प्रवक्ता से कि क्या वो चाहते हैं सरकार से या क्या उनकी अपेक्षाएं हैं। साथ ही हमने ये भी सुना कि किस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ जो चीज़ें आ रही थी बाहर, या जो मोदी जी ने उन पर क्लेम किया था या उनके बारे में जो चीज़ें कही थी उस पर भी हमने कुछ सवाल किए। इसके साथ ही हमने ये भी जाना कि री नीट को लेकर के क्या वो समझते हैं, क्या छात्रों के साथ या क्या छात्रों के हित में होना चाहिए हमारे देश के लिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।